आप देख रहे हैं कि सास तुम्हारे इसका भी पार्ट 3, लेकिन उससे पहले पहले के 2 पार्ट जरूर देखें। पुरानी यादों में खोई रिद्धि बेजान सी चेयर पर बैठी कुछ सोच रही थी। फिर अचानक मन में एक फैसला करके वो उठी और पर्स उठाकर जाने लगी। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगी कि दरवाजे पर खड़े गार्ड ने कहा, मैम क्या हुआ? इतने में श्वेता बाहर स्टेज से अंदर आते हुए देखकर बोली, क्या हुआ रिद्धि जी? तो रिद्धि कुछ नहीं बोली और उसके पीछे पीछे वापस अंदर चलकर आ गई। तो अब श्वेता ने हैरानी से कहा, किस झूठ की बात कर रही थी मैम? अब रिद्धि बोली, ये जो नज़में आप लोग अब तक पढ़ते आए हैं ये हमने नहीं लिखी। तभी श्वेता ने कहा, क्या क्या आप सच कह रही हैं? श्वेता ऐसे बोली जैसे कोई ऊंचाई से गिरी हो। तो रिद्धि ने कहा, जी हाँ श्वेता जी, वो सब नज़में हमारी नहीं हैं। हमें लिखने का शौक़ कभी नहीं था, ना अब है। हम तो किसी की वो नज़में पोस्ट करते थे ताकि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाए। तभी श्वेता बोली, आप मुझे बहुत रहस्यमयी लग रही हो रिद्धि जी। आप जानती है ये बात सुनकर आपके सभी चाहने वालों का दिल टूट जाएगा। तो रिद्धि ने कहा, जानते हैं श्वेता जी, इसलिए तो आज यहाँ सच बोलने आए हैं। लेकिन ये सच पर्दे में रहकर कहेंगे, क्योंकि हमें जिसकी तलाश है वो जब तक हमें मिल ना जाए हम सबके सामने नहीं आ सकते। अब श्वेता बोली, लेकिन मैम इस तरह किसी और की नज़में पोस्ट करना गलत है। तो रिद्धि ने कहा, नहीं श्वेता जी, किसी को लिखी हुई नज़मों को अपने नाम से बताना गलत है, पर हमने जो नज़में आप लोगों के सामने रखी वो हमें किसी की तरफ से मिला तोहफा है, जिन्हें आज से पहले उनके और हमारे अलावा किसी ने नहीं पढ़ा था। अब श्वेता बोली, फिर तो वो आपकी अमानत हुई रिद्धि जी, अपना समझकर ही उन्हें आप सबके सामने रखा। तो फिर इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाइए, खुशी से भरकर कहा। तो रिद्धि ने कहा, सच जानने के बाद भी आप हमारा इंटरव्यू लेना चाहती है? अब श्वेता बोली, सच बोलने की हिम्मत आपकी तरह सब में नहीं होती मैम। नाम और फेम पाने के लोग किसी हद तक झूठ बोल जाते हैं, लोगों को धोखे में रखते हैं, लेकिन आपने बिना परवाह किए एक झटके में अपना सच सबके सामने रख दिया। मुझे आपका ये अंदाज बहुत पसंद आया। तो रिद्धि ने कहा, थैंक यू, हमने कभी नहीं सोचा था कि लोग इन नज़मों को इतना पसंद करेंगे। आज हमें एहसास हुआ कि वो तोहफा देकर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तभी श्वेता बोली, रिद्धि जी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आपके बारे में जानना, सो शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं हॉल में अनाउंसमेंट करवा देती हूँ। अब रिद्धि ने कहा, जी ज़रूर। श्वेता रिद्धि को वहीं छोड़कर बाहर हॉल में आई और माइक लेकर कहने लगी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब तक जिन नज़मों को आपने सिर्फ पढ़ा है आज उन्हें उन्हीं की आवाज़ में हम सब सुनने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारी बेनाम लेखिका जी, जिन्होंने आप सबके साथ मेरी भी नींदें उड़ा दी थी, वो हमारे बीच आ चुकी है। सारा हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कन्हैया की आंखें तो बस अपनी मैडम जी को देखने को बेताब थी। तोहफे को संभाले कन्हैया वहीं खड़ा उस पल का इंतजार कर रहा था। श्वेता ने सबको शांत करवाया। जैसा कि हमारी लेखिका जी शुरू से गुमनाम रही है, वैसे ही वे आज भी गुमनाम रहकर अपने बारे में बहुत कुछ बताना चाहती है। इतना सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। श्वेता आगे कहने लगी, आप सबके लटके चेहरे देखकर मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वे एक बार आपके सामने ज़रूर आएँ। तो तैयार हो जाइए उस पल के लिए। आप उन्हें भले देख ना पाए, पर उनकी खूबसूरत आवाज़ में उन्हें सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। श्वेता वहाँ से चली गई। अब सारा हॉल एक बार तालियों से गूंज उठा। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। कन्हैया भी तोहफे को गोद में दे रखे दिल थाम कर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, उनसे मिलकर बस एक बार उन्हें ये तोहफा दूंगा। अगर मैडम जी ने मुझे पहचान लिया तो मैं उन्हें सारी बातें बता दूंगा जो अब तक उन्हें लेकर महसूस किए हैं, पर उनके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। इतने सालों में उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया होगा। फिर कन्हैया खुद से ही बोला, वो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन क्यों नहीं करेगी? अब तक वो सारी बातें भूल चुकी होगी। ये सब मत सोच कन्हैया, ना सोचने से क्या होगा, सच बदल तो नहीं जाएगा। कन्हैया अपने ही ख्यालों में उलझकर रह गया। तभी श्वेता एक बार फिर केबिन से में आई। रिद्धि और श्वेता दोनों आमने सामने थी। रिद्धि दिल और दिमाग दोनों से इस सफ़र के लिए तैयार थी। श्वेता ने माइक सेट किए। केबिन में श्वेता और रिद्धि के अलावा और कोई नहीं था। श्वेता खुद को बहुत लक्की मान रही थी जो उसे इस बेनाम लेखिका को इतने करीब से देख पा रही थी। उसने माइक टेस्टिंग की
और इंटरव्यू शुरू कर दिया। नमस्ते लेखिका जी। तो रिद्धि बोली, नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपका और अपने सभी चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमें इतना प्यार और सम्मान दिया। आज की ये खूबसूरत शाम हमारे चाहने वालों के नाम। उधर कन्हैया जो कि सर झुकाकर बैठा था, जैसे ही रिद्धि की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, एक पल को उसका दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। इतनी खूबसूरत आवाज़ थी। वो एक ठहराव, एक परिपक्व एहसास था उस आवाज़ में, जिसमें कन्हैया खोने लगा था। कन्हैया के साथ साथ बाकी सब भी अपना दिल थाम कर बैठ गए। तभी श्वेता ने कहा, आप अपना नाम नहीं बताना चाहती? अपनी पहचान छुपाना चाहती है क्यों? तो रिद्धि बोली, सालों से हमें किसी की तलाश है। जब तक वो मिल नहीं जाते हम बेनाम ही ठीक हैं। उनके बिना इस नाम का कोई महत्व नहीं है। अब श्वेता ने कहा, क्या वो इतने खास है? तभी रिद्धि बोली, जी, हमारी माँ के बाद वो दूसरे इंसान हैं जिन्हें हमने अपने दिल में जगह दी है। तो श्वेता ने कहा, इंटरेस्टिंग, क्या उनके बारे में आप कुछ बताना पसंद करेगी? अब रिद्धि बोली, जी बिल्कुल। वो हमें उदयपुर में मिले थे जब हम 13-14 साल के थे। उन्होंने हमारी जान बचाई थी। कुछ वक्त साथ बिताया तो एहसास हुआ कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो हमारे पहले दोस्त थे और शायद आखिरी भी वही थे, क्योंकि उसके बाद कहीं और दिल नहीं लगा। जब उनसे बिछड़ने का समय आया तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी। अब श्वेता ने कहा, क्या वो आप हमें बताना चाहेगी? तो रिद्धि बोली, उन्होंने कहा था उदयपुर की हवा में भी इश्क बहता है, इस हवा को कैसे रोकोगी? तभी उधर कन्हैया के कानों में जब ये बात पड़ी तो उसकी आंखों में नमी तैर गई। वह लड़की उसे भूली नहीं थी। कन्हैया का दिल किया अपनी कुर्सी पर खड़े होकर खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाए, लेकिन खुद पर काबू पाया और उंगली से आंखों के किनारे को साफ करके आगे सुनने लगा। तो श्वेता ने फिर कहा, वाओ, इस एक लाइन में ही इन्होंने बहुत कुछ कह दिया था। तभी रिद्धि उदास होकर बोली, मुझे उनका नाम नहीं पता। तो श्वेता ने कहा, स्ट्रेंज, आप किसी को इतना चाहती है और नाम तक नहीं पता? तभी रिद्धि बोली, जी हाँ, पर मैं सिर्फ उनके लिए लिखना पसंद करती हूँ। वो साथ नहीं है, इसलिए उनके नाम को ही उनका अस्तित्व बनाकर अपना दिल उनके सामने खोल कर रख देती हूँ और फिर उन सारी यादों को समेट कर उसी डायरी में बंद कर देती हूँ। तो श्वेता ने कहा, आप इतनी अच्छी तरह अपनी फीलिंग शेयर कर रही है तो लिखती तो इससे भी अच्छा होगी। फिर आपने ये क्यों कहा कि वो रचनाएं किसी और की अमानत है? अब रिद्धि ने सहजता से कहा, क्योंकि यही सच है। तो श्वेता बोली, हम ये जानना चाहते हैं कि किसकी अमानत है और ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? तभी रिद्धि ने कहा, हमारे माँ पापा की लव मैरिज थी। माँ को हमेशा से लिखने का बहुत शौक था। वो हर रोज़ कुछ न कुछ लिखा करती थी और हमसे भी कहती थी कि रिद्धि, आप भी लिखा करो, लेकिन हमें इन सब का कोई शौक नहीं था। हम माँ का लिखा कभी नहीं पढ़ते भी नहीं थे और कभी तो जिद करती तो हम साफ साफ कह देते कि इतने बड़े बड़े शब्द हमें समझ नहीं आते। उस वक्त हम नहीं जानते थे कि ये बड़े बड़े शब्द हमारे जीने की वजह बन जाएंगे। वे हमेशा कहती थी, जिस दिन आपको किसी से मोहब्बत होगी आपको ये नज़्में समझ आने लगेगी। वे सब जानती थी, इसलिए तो हमारे कहने से पहले ही हमारी हर बात समझ आया करती थी। वो हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती थी, पर हम नहीं जानते थे ये सफ़र हमें अकेले तय करना होगा। एक हादसे ने उन्हें हमसे छीन लिया। कहते कहते रिद्धि भावुक हो गई। तो श्वेता ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और आंखें झपकाकर अपने साथ होने का एहसास दिलाया। लेकिन उसके बाद रिद्धि कुछ देर के लिए खामोश हो गई। तभी श्वेता ने पास रखा पानी का गिलास रिद्धि की ओर बढ़ा दिया। रिद्धि ने पानी पिया और आगे कहने लगी, ये सभी नज़में जिसे आज लोग इतना पसंद कर रहे हैं वो सब हमारी माँ ने लिखी थी। जाते जाते उन्होंने हमें वो आखिरी तोहफा दिया था। उनकी यादों में हम उन नज़मों को दिन रात पढ़ते रहते थे, इस कदर कि वो हमें मुँह ज़बानी याद हो चुकी थी। वो डायरी हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। हम हमेशा उसे अपने पास रखते थे, अपने दिल के करीब। पर माँ की तरह कुछ वक्त बाद उस डायरी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। वो हमसे खो गई और उस दिन एक बार फिर हमने उन्हें खो दिया। तभी श्वेता बोली, आपका सफ़र बहुत दुखद रहा है। मैं आपकी माँ से कभी मिली तो नहीं ना ही मैंने उन्हें कभी देखा, लेकिन उनकी लिखे नज़में पढ़ने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो बहुत खूबसूरत रही होगी। उनके हाथों में जादू रहा होगा, तभी तो आज भी कोई पढ़ने के बाद उनकी नज़में भूल नहीं पाता। उनकी नज़मों में अपना इश्क ढूंढने लगता है। ज़िंदगी से जुड़ी हुई महसूस होती है उनकी नज़में।
वहीं दूसरी तरफ कन्हैया ने सुना तो एक बार फिर उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसकी मैडम जी ने इतना कुछ अकेले सहा, ये जानकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी रिद्धि ने कहा, जी हाँ, वे बहुत खूबसूरत थी। मेरी जिद और अलड़पन को देखते हुए वे हमेशा मुझसे कहती थी कि ज़िंदगी को जीने के लिए एक वजह की तलाश करो। तो श्वेता मुस्कुराते हुए बोली, और वो वजह आपको आपके उस इंसान में दिखी। एम आई राइट? अब रिद्धि ने कहा, जी हाँ, माँ के जाने के बाद वही थे जो दिल के इतना करीब थे। तभी श्वेता बोली, वो बहुत खुश नसीब है जिन्हें इतना प्यार करने वाली लड़की मिली। लेकिन एक बात अभी भी जहन में घूम रही है। तो रिद्धि ने कहा, वो क्या? तभी श्वेता बोली, जब आपको उनसे इतना प्यार था तो फिर आपने उनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? श्वेता के इस सवाल पर कन्हैया का दिल एक पल के लिए ठहर गया। वह भी जानना चाहता था कि आखिर क्या वजह थी कि उसकी मैडम जी ने 14 साल निकाल दिए। तभी रिद्धि ने कहा, कौन कम वक्त इंतज़ार करना चाहता है? जितना इंतज़ार मैंने उनका किया उतना शायद किसी ने ना किया हो। एक एक पल लम्हा वो मेरे जहन में रहे हैं। उनसे बिछड़ने के बाद जब एहसास हुआ कि हम उन्हें चाहने लगे हैं, तब तक एक बार पापा से कहा था उदयपुर जाकर उनसे मिलने को, लेकिन कस्मों और बंदिशों में ऐसा बंधे कि उनसे कभी आज़ाद हो ही नहीं पाए। 14 साल की लड़की जब कहे कि वह किसी से बेपनाह मोहब्बत करने लगी है तो उसे उसकी नादानी कहा जाता है। पापा ने भी यही किया और हर कोशिश की हमें समझाने की, पर हम मजबूर थे अपने दिल के हाथों। हम उन्हें अपने जीने की वजह बना चुके थे और आखिरकार पापा को मानना पड़ा और उन्होंने हमारे सामने रख दिया एक लंबा इंतज़ार। उनका कहना था, अगर सच में ऐसा है तो फिर इंतज़ार करो। कच्ची उम्र में भी हमें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। 14 साल पूरे, 14 साल उनका इंतज़ार किया। अब इस बार कन्हैया अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं पाया और वो बहकर उसके गालों को भिगा गए। उसने अपना सर झुका लिया। इससे आगे सुनने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तो कन्हैया ने चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और सोचने लगा, उस लड़की ने भी इंतज़ार किया। वो भी 14 साल देखे थे जो उसने देखे थे। उसने भी इतना ही दर्द सहा था जितना कन्हैया ने। पल पल वो भी घुटती रही जैसे कन्हैया। इतने लंबे इंतज़ार का सिला ये मिला कि आज उसके सामने होकर भी वह उसे देख नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, उसे बता नहीं पा रहा था कि जिस इंसान का वो पिछले 14 साल से इंतज़ार कर रही है वो आज उसके सामने बैठा है। सच्ची मोहब्बत कन्हैया की नहीं, उसकी थी, जो अपने से बगावत करके उसके लिए इतना लंबा इंतज़ार किया। ये 14 साल एक नरक की तरह थे जिसमें से उन दोनों को गुजरना पड़ा अपनों के अहम के कारण और एक दूसरे से दूर रहे। पर तुमने क्या किया कन्हैया? तुमने भी तो कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है। वो नहीं आ सकी क्योंकि वो मजबूर थी, पर तुम तो जा सकते थे, लेकिन तुमने सिर्फ इंतज़ार किया। पर आज नहीं, आज तो उसे सब बता देगा, उसे बता देगा कि वो नरक उसके साथ साथ तुमने भी देखा है। घाट किनारे बैठकर उतने ही आंसू तुमने भी बहाए हैं। अपनों से बगावत करके उसका इंतज़ार तुमने भी किया है और सबसे ज़रूरी बात, उसकी तरह उससे भी ज़्यादा उसे तुमने भी चाहा है। अब श्वेता ने हैरानी से कहा, ओ माय गॉड, 14 साल मतलब एक पूरा का पूरा वनवास, वो भी इस कलयुग में। तभी रिद्धि मुस्कुराते हुए बोली, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो 14 साल बहुत कम लगते हैं। तो श्वेता ने कहा, सीरियसली मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ। आजकल जहाँ फ़ोन ना उठाने पर ब्रेकअप हो जाते हैं, वहाँ आप जैसी शख्सियत बिना मिले बिना देखे, यहाँ तक कि उनका नाम तक नहीं जानती, फिर भी 14 साल से उनका इंतज़ार कर रही है। सैल्यूट टू यू मैम। आप कितने ही लवर्स के लिए उनकी आइडियल बन सकती है मैम। तभी रिद्धि ने कहा, इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी। अब श्वेता बोली, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। आज आपसे मिलकर सच में मैंने मोहब्बत के मायने समझ लिए। तो रिद्धि ने कहा, श्वेता जी, ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो ये तो है, बाकी सब तो स्वार्थ के रिश्ते हैं। तभी श्वेता ने कहा, जी बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे आपकी पसंद नापसंद के बारे में, आप कुछ बताएं। अब रिद्धि बोली, हमें सिर्फ 2 चीज़ें पसंद है, एक वो और दूसरा उदयपुर। तो श्वेता ने कहा, ब्यूटीफुल, मैं और आपके सारे फैंस मिलकर ये दुआ करेंगे कि आपके जो दिल के इतना करीब रहने वाला शख्स जल्दी ही आपको मिले और फिर आप दोनों अपने फैंस के सामने आकर उन्हें सरप्राइज़ दें। तभी रिद्धि बोली, ज़रूर। तो श्वेता ने कहा, भले ही ये सब नज़में आपकी न हो, लेकिन हम इन्हें अब आपका ही समझेंगे,
ये सभी फीलिंग्स आप में भी थी, तभी तो आप इन्हें हमारे सामने ला पाई। आपकी नज़मों से भी ज़्यादा हमें आपकी कहानी ने आकर्षित किया। इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, वो भी आपके प्रेमी के साथ। अब रिद्धि ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि आप सब उन नज़मों को इतना प्यार देते हैं। और एक श्वेता मैम, मैंने सुना है दो ही लोग अच्छा लिखते हैं, एक वो जो इश्क में होते हैं और दूसरा वो जो दर्द में होते हैं। तो श्वेता ने कहा, आप तो इश्क और दर्द दोनों में हैं। आपने भी अपने दिल के प्रेमी के लिए कुछ तो लिखा होगा ना। अब रिद्धि बोली, जी हाँ लिखा है। तभी श्वेता ने बड़े प्यार से कहा, प्लीज़ मैम सुनाइए ना। तो रिद्धि मना नहीं कर पाई। कुछ समय में ही श्वेता ने उसके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बना रख लिया था। सारा हॉल एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस बार तालियों के साथ साथ माहौल में एक आवाज़ और गूंज रही थी, वो थी दिल का प्रेमी। रिद्धि की कहानी सुनने के बाद सबको नज़मों के साथ साथ उस दिल के प्रेमी से भी प्यार हो गया था। अब कन्हैया ने यह सुना तो आंसू से भरा चेहरा ऊपर उठाया और आंसू पहुँचकर मुस्कुराते हुए दिल के प्रेमी का नारा लगाने लगा, ये जानते हुए भी कि वो दिल का प्रेमी कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। कुछ पल का इंतज़ार और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए वो उसे पा लेगा सोचकर कन्हैया के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद हॉल में खामोशी छा गई। श्वेता के रिक्वेस्ट करने पर रिद्धि ने वो नज़म पढ़नी शुरू की जो उसने कभी अपने दिल के प्रेमी के लिए लिखी थी। कितनी खुशनसीब हूँ मैं जिसे अपने महबूब का नाम रखने का मौका मिला। हजारों किताबें खंगाल के, कितने ही शब्दों को तोड़ मोड़ के मैंने ढूंढ ही लिया वो एक नाम जिसमें मैं महसूस कर सकूं, मैं तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारे पास होने का एहसास कर सकूं। अब रिद्धि खामोश हो गई। कन्हैया की आंखों से आंसू एक बार फिर टपकने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कोई उससे इतना प्यार करेगा। अब श्वेता के साथ साथ बाकी लोग भी अवाक रह गए। हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से फिर गूंज उठा। अब तो सब के सब इस बेनाम लेखिका से मिलने के लिए बेचैन हो उठे। तभी श्वेता बोली, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी मैम, सिर्फ एक शब्द, वाह। आपको सुनकर लगा जैसे मैं उदयपुर की सैर पर हूँ। मतलब इतनी गहराई से आपने अपने शब्दों में अपनी सारी मोहब्बत बयां कर दी। आप सच में काबिल तारीफ है मैम। तो रिद्धि बस मुस्कुरा दी। तो श्वेता ने आगे कहा, आप बिल्कुल अपनी माँ की तरह लिखती है मैम। वो आज जहाँ कहीं भी है, आपको सुनकर उन्हें खुद पर आप पर गर्व महसूस होगा। अब रिद्धि ने उठते हुए कहा, श्वेता जी अब मुझे चलना चाहिए। तभी श्वेता ने आस भरी नज़रों से रिद्धि को देखते हुए कहा, मैम अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ। तो रिद्धि ने कहा, जी कहिए। अब श्वेता बोली, मैं बाहर आपके हजारों फैंस आपकी राह देख रहे हैं, सिर्फ आपकी एक झलक पाने के लिए सुबह से वहाँ मौजूद है। अगर आप एक बार कैमरे की तरफ देखकर उनके लिए कोई एक छोटा सा मैसेज दे दे तो प्लीज़ मैम, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। तो रिद्धि ने कहा, ठीक है। श्वेता खुशी से फूली नहीं समाई और सीधा रिद्धि के गले आ लगी और कहा, आप सच में बहुत अच्छी है मैम। अगर आज मैं यहाँ नहीं होती तो डेफिनेटली उस भीड़ में शामिल होकर आपके लिए तालियां बजाती। अब रिद्धि को वहीं छोड़कर श्वेता स्टेज पर आई और अनाउंस करते हुए कहा, आप सभी का अपने लिए प्यार देखते हुए आपकी बेनाम लेखिका चंद पलों के लिए सामने स्क्रीन पर आएगी और आपके लिए प्यारा सा मैसेज देगी। सो रेडी फॉर दिस, क्योंकि जितना खूबसूरत ये लिखती है उतनी की ये खूबसूरत शख्सियत है। वेलकम टू मिस बेनाम लेखिका। श्वेता वहां से गाय साइड हो गई। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठा। तभी रिद्धि स्क्रीन पर थी कि तभी भीड़ में धक्का मुक्की होने लगी और कन्हैया के हाथ में पकड़ा तोहफा नीचे गिर गया। तभी कन्हैया उसे ढूंढने में बिजी हो गया। तब तक रिद्धि स्क्रीन पर आ चुकी थी। उसने सबको इतने प्यार और सम्मान के लिए शुक्रिया कहा और अंत में कहा, मोहब्बत दुनिया की सबसे खूबसूरत भावना है, इसे ज़रूर महसूस करें। ज़िंदगी जीने के असली मायने तब समझ आएंगे जब आप पूरी तरह किसी की मोहब्बत में होंगे। अब रिद्धि वहां से चली गई। कन्हैया तोहफा उठाकर जैसे ही उठा, उसकी मैडम जी जा चुकी थी। वह उसे नहीं देख पाया। उसने ये मौका खो दिया था। अपने अंदर वह कुछ टूटता सा महसूस करने लगा। ये कुछ और नहीं, उसका दिल था। स्टूडियो से निकलकर रिद्धि वहां से वापस होटल के लिए चली गई। भीड़ को पीछे धकेलता हुआ कन्हैया आगे गए आया और श्वेता से कहा, प्लीज़ हमें एक बार उनसे मिलने दीजिए। देखिए हमारा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। तभी श्वेता ने कहा, पर वो यहाँ से जा चुकी है। तो कन्हैया ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, ऐसे कैसे जा सकती है वो, हम यहाँ उन्हीं के लिए तो आए थे,
प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं, हमें उनसे मिलने दीजिए। अब श्वेता ने कहा, ये सब भी उन्हीं के लिए आए हैं, और जाने लगी। कन्हैया ने उन्हें रोकते हुए कहा, इन सब में और हम में बहुत फर्क है। जिस दिल के प्रेमी की वो बात कर रही है वो हम ही हैं। कन्हैया, हम उदयपुर से आए हैं उनसे मिलने। तभी मैनेजर ने कन्हैया को फटकार लगाते हुए कहा, यहाँ उनके हजारों आशिक हैं और सब कहेंगे वो उनके दिल के प्रेमी हैं, तो क्या हम मान लेंगे? रिद्धि के लिए ये शब्द सुनकर उससे गुस्सा आया तो उसने मैनेजर की कॉलर पकड़कर गुस्से से कहा, भले ही कितने ही लोग खुद को उनका आशिक बताते होंगे, पर उनकी मोहब्बत सिर्फ हम हैं। कन्हैया की बात सुनकर मैनेजर बौखला गया और गुस्से से कॉलर छुड़ाते हुए कहा, तुम जैसे बहुत है यहाँ, गार्ड्स उठाकर बाहर फेंक दो इसे। तभी दो हट्टे कट्टे लड़के आए और कन्हैया को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। वह कहता रहा, चिल्लाता रहा, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। गार्ड्स ने उसे स्टूडियो के बाहर ला पटका। कुछ देर बाद मैनेजर हाथ में उसके तोहफे को लिए आया और उसे कन्हैया की ओर फेंक कर चला गया। कन्हैया की नजरें तोहफे पर लगे स्टिकर पर गई, जिस पर लिखा था, कन्हैया गुप्ता, उदयपुर वाले। उधर स्टूडियो से निकलकर रिद्धि वापस होटल आ गई। कल सुबह उसे उदयपुर के लिए निकलना था, इसलिए वह अपना बैग पैक करने लगी। पर्स की जेब में रखे चेन को निकाला और उसे देखते हुए सोचने लगी, कितने सालों से इंतजार था मुझे इस दिन का। आपसे मिलने के लिए मैंने कितना इंतजार किया है, ये शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक एक पल एक साल की तरह निकला है, पर अब वो इंतजार खत्म हुआ। एक लंबे अरसे बाद हमने पापा से बगावत कर ली। मोहब्बत में बगावत तो लाजमी है, न फिर हम मजबूर थे। अपने दिल के हाथों इन 14 सालों में बहुत कुछ खोया और वो सब पा भी लिया जो जीने के लिए जरूरी था, पर आपकी कमी हमेशा खलती रही। हम वो कमी पूरी करना चाहते हैं, उदयपुर जाकर आपसे मिलकर, और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। बहुत सी बातें बतानी है आपको, 14 सालों में जो जो घटा वो सब बताना है आपको। बस आज शाम और फिर उसके बाद कल हमारी शाम आपके उदयपुर में होगी, और तब ये आपका तोहफा हम आपके हाथों से पहनेंगे। कल की शाम उदयपुर की सबसे खूबसूरत शाम होने वाली है। तभी दरवाजे पर आहट हुई तो रिद्धि की तंद्रा टूटी। उसने मुस्कुराकर वह चेन वापस अपने पर्स के जेब में रख दी। वह उठी और दरवाजा खोला। सामने वेटर कॉफी लिए खड़ा था। रिद्धि ने कॉफी ली और दरवाजा बंद करके वापस आकर बैठ गई और इत्मीनान से कॉफी पीने लगी। कुछ पल उसकी जिंदगी के सबसे सुकून भरे पलों में से हुआ करते थे। वहीं स्टूडियो से निकाले जाने के बाद कुछ देर तक कन्हैया नम आंखों से अपने तोहफे को देखता रहा और फिर उसे उठाया और वहां से बाहर निकल आया। मंजिल के इतने करीब आकर भी वह अपनी मैडम जी से मिल नहीं पाया। इस बात का उसे बहुत मलाल था। कन्हैया ने आंख के किनारे आए आंसुओं को पोंछा और सामने खाली पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया और शून्य में ताकते हुए सोचने लगा, क्या हम कभी वापस आपसे मिल पाएंगे? 14 सालों का इंतजार चंद पलों में सिमट कर रह गया। अनदेखी मोहब्बत फिर से अनदेखी रह गई। आपके इतना करीब होकर भी मैं आपको देख नहीं पाया, आपसे मिल नहीं पाया। ये किस्मत मुझसे क्या चाहती है मैं नहीं जानता। बस जानता हूं तो इतना ही, ये इंतजार शायद अब कभी खत्म नहीं होगा। आज आपसे मिल सकता था, पर देखिए ना, मेरी ये किस्मत फिर से आड़े आ गई। और मैं नहीं जानता आपसे कब मिलूंगा, लेकिन मैं जिंदगी भर ये इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। आई बाबा को भी मैं समझा दूंगा, वो समझ जाएंगे। पिछले 5 सालों से यही तो समझा रहा हूँ उन्हें। बस एक बार आपको देख लो, ये जान लो कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। बस इससे ज़्यादा इस इंतज़ार का कोई सिला नहीं चाहिए। कल सुबह वापस चला जाऊंगा। अगर हमारा इश्क सच्चा है तो उदयपुर खुद लेकर आएगा आपको। हमने इंतज़ार किया, अब आपकी बारी है मैडम जी। हमें यकीन है आप ज़रूर आएगी। आपका ये शहर हमें रास नहीं आया। यहाँ के लोगों में न इंसानियत है ना ही अपनापन। हमारा उदयपुर ही अच्छा है। देखिएगा, जब आप आएंगी ना तो जाने का मन ही नहीं करेगा आपका। सोचते सोचते कन्हैया दर्द में भी मुस्कुरा उठा। हल्का अंधेरा होने लगा तो वह वहां से उठा और वापस होटल आ गया। अपनी बदहाल हालत देखकर उसे खुद पर ही हंसी आ गई और उसने मुस्कुराते हुए खुद से बुदबुदाया, वो इसकी क्या जिसमें आस्की के हालात मजनू जैसी ना हुई हो। कन्हैया अपने कमरे में आया। उसने बुझे मन से तोहफा टेबल पर रखा और नहाने चला गया। नहाकर बाहर आया और बालकनी में आकर खड़ा होकर नीचे जाते लोगों को देखने लगा। तभी उसकी नज़र रेलिंग से कुछ नीचे लगे पाइप पर गई, जहाँ एक जख्मी कबूतर बैठा था और उड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दरअसल उसका पांव पाइप के किसी पतले तार में फंस गया था। कन्हैया नीचे झुका
और निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका हाथ कबूतर तक नहीं पहुंच पा रहा था। कन्हैया के हर कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। वहां वह उठा और रेलिंग के जरिए नीचे लगे छज्जे पर उतरने की कोशिश करने लगा। तभी पास वाली बालकनी में खड़ी रिद्धि ने कहा, ए, क्या कर रहे हो तुम? गिर जाओगे नीचे। कहीं तुम कहीं तुम सुसाइड तो नहीं कर रहे? देखो, ऐसा मत करना। सुसाइड ना कमज़ोर लोग करते हैं। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बैठ कर बात करते हैं ना। अरे सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ओ हेलो, सुनाई दे रहा है तुम्हें? कन्हैया अब भी रेलिंग से होकर छज्जे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वह ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उनसे रिद्धि की बात सुनी ही ना हो। सुनता भी कैसे? रिद्धि और उसके कमरे की बालकनी के बीचों बीच शीशे की दीवार जो थी। कन्हैया की ओर से कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर जैसे ही रिद्धि उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, उसका सर शीशे की दीवार से जा टकराया। अब रिद्धि ने बड़बड़ाते हुए कहा, आउच, यहाँ तो दीवार है, तो फिर कल इसका फोन यहाँ कैसे गिर सकता है? इसका मतलब इसने मुझसे झूठ कहा। ये तो शक्ल सी ना जालसाज लगता है मुझे। पर जैसा भी हो, अभी तो इसे बचाना होगा। कन्हैया अब रेलिंग को पकड़े हुए बालकनी के उस पार था। फोर्थ फ्लोर से नीचे देखा तो चक्कर आने लगे। यहाँ से गिरता है तो उसकी हड्डियां का कचूमर बन जाएगा। तभी कन्हैया ने अपने बांसुरी वाले को याद किया और एक हाथ से मजबूती से रेलिंग को पकड़ा, थोड़ा सा झुका और दूसरे हाथ से कबूतर को निकालने की कोशिश करने लगा। उसने कबूतर को वहां से निकाला। निकालने के बाद अगले ही पल कबूतर हवा में था। कन्हैया के दिल को राहत महसूस हुई। वापस जाने के लिए जैसे ही वह उठकर रेलिंग पकड़ने लगा, उसका पैर फिसला और वह एक हाथ से रेलिंग की पाइप पकड़े लटक गया। उसका तो कलेजा ही मुंह को आ गया। उसने नीचे देखा और भी डर गया, लेकिन मदद किससे मांगे? वहां कोई नहीं था। कन्हैया ने सोचा, आज तो वह बस मर ही जाएगा। तभी रिद्धि वहां आई और डांटते हुए कहा, तुम नीचे क्या कर रहे हो? कन्हैया के लिए ना चाहते हुए भी तुम शब्द का इस्तेमाल होता था। तभी कन्हैया ने कहा, हवा खा रहा हूँ, रूम में एसी नहीं है ना। अब रिद्धि को कुछ समझ नहीं आया तो उसने हैरानी से कहा, क्या? तो कन्हैया ने कहा, क्या किस बात की? मेरी मदद करो। अब रिद्धि उसे समझाते हुए बोली, मदद? तुमसे किसने कहा था यहाँ लटकने को? और करने क्या वाले हो? सुसाइड? कहीं तुम सुसाइड करने का तो नहीं सोच रहे ना? देखो, ऐसा कुछ मत करना। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? तो इंसान से अक्सर गलतियां हो जाती है, पर कोई इस तरह सुसाइड तो नहीं करता ना? कहीं तुम्हारे खून के इल्जाम में पुलिस हमें पकड़ कर ले आई तो कन्हैया ने चिल्लाकर कहा, शट अप। मैं यहाँ तुमसे मदद मांग रहा हूँ और तुम हो कि कब से लेक्चर दिए जा रही हो। लगता है तुमसे मदद मांग कर ही गलती कर दी। तभी रिद्धि बोली, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंचे? कन्हैया ने जोर से कहा, तुम पुलिस वाली हो? अब रिद्धि ने कहा, नहीं। आर्मी से हो? नहीं। कोई वकील, जज या टीचर हो? तो रिद्धि बोली, नहीं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तभी कन्हैया बोला, तो फिर खड़े खड़े सवाल क्या कर रही हो? बचाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो रिद्धि ने अपना हाथ कन्हैया की तरफ बढ़ाकर कहा, हाँ हाँ, तो चिल्ला क्यों रहे हो? कर तो रहे हैं तुम्हारी मदद, अपना हाथ दो। अब कन्हैया ने अपना हाथ रिद्धि की ओर बढ़ाकर कहा, कहीं नाखून के चक्कर में धक्का मत दे देना हमें। तभी एक जाना पहचाना एहसास दोनों को हुआ, लेकिन किसी ने भी उस एहसास को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। रिद्धि ने पूरी ताकत से कन्हैया को खींचना शुरू किया। कन्हैया ने भी अपनी तरफ से कोशिश की और खुद को संभालता हुआ बालकनी में आ गया। और कन्हैया ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, बचा लिया, वरना मर ही गए होते हम तो। अब रिद्धि ने उंगली दिखाते कन्हैया की ओर बढ़ते हुए कहा, मार तो तुम्हें हम डालेंगे। कल तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारा फोन हमारे कमरे की बालकनी में गिर गया, जबकि ये तो पॉसिबल ही नहीं था ना। फिर झूठ क्यों कहा तुमने? तुम जासूसी कर रहे हो हमारी? बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? तभी कन्हैया बोला, वेट, कितना बोलती हो तुम यार? अरे अभी अभी हमें बचाया है, कम से कम सांस तो लेने दो। तो रिद्धि ने कहा, देखो, हम मजाक के मूड में नहीं हैं। कौन हो तुम और हमारी जासूसी क्यों कर रहे हो? अरे यार, हम तुम्हारी जासूसी क्यों करेंगे? लगता है भांग पी रखी है तुमने। कहते हुए कन्हैया जैसे ही जाने लगा, रिद्धि ने पीछे से उसका शर्ट पकड़कर उसे वापस खींचते हुए कहा, अच्छा, तो तुमको लगता है तुम कहोगे और हम मान लेंगे? तो कन्हैया बोला, जानते हैं नहीं मानोगी, नकचडी और अकड़ू जो हो। कहकर कन्हैया जाने लगा तो रिद्धि उसे जवाब देने के लिए उसके पीछे पीछे आई, लेकिन रिद्धि का पैर फिसला। उसे संभालने के चक्कर में कन्हैया उसे लेकर धड़ाम से नीचे फर्श पर जा गिरा, जहां टीवी का रिमोट पड़ा था। बटन दबने से टीवी चालू हो गया। रिद्धि नीचे और कन्हैया अब
कन्हैया काजल से सनी रिद्धि की गहरी आंखों में देखता ही जा रहा था। एक पल के लिए रिद्धि भी उन बुरी आंखों में डूब गई। वो छुअन दोनों के लिए ही अजनबी नहीं थी, एक अपनेपन का एहसास था उसमें जिसे उस वक्त दोनों महसूस कर रहे थे। टीवी में चलता गाना भी उस वक्त की सारी फीलिंग्स को बयां कर रहा था। कन्हैया उसकी आंखों में डूबा था और पीछे गाना चल रहा था। तभी रिद्धि को कन्हैया की आंखों में अपना अक्स साफ नजर आ रहा था और फिर अचानक अपनी स्थिति का एहसास हुआ। उसने जैसे ही उठने की कोशिश की, कन्हैया को लेकर फिर से गिर पड़ी। कन्हैया ने खुद को संभाला और उठते हुए कहा, माफ करना, वो गलती से। तो रिद्धि ने उठते हुए कहा, गलती से? तुम लड़कों को तो सिर्फ मौका चाहिए लड़कियों के करीब आने का। तो कन्हैया बोला, ओ मैडम जी, हम कोई मौका नहीं देख रहे थे, वो तो तुम जब गिरने वाली थी तब तुम्हें संभालने के लिए। अब रिद्धि ने अहम से भरकर कहा, हम अच्छे से जानते हैं, बेंगलुरु में तुम जैसे बहुत लोग हैं खुद को शरीफ बताने वाले, जहां लड़की देखी वहां लाइन मारना चालू। कन्हैया को यह बात बहुत नागवार गुजरी। उसने रिद्धि की आंखों में देखते हुए कहा, एक ही दिल है हमारे पास और उसमें भी पहले से कोई है, तो आप पर लाइन का तो सवाल ही नहीं उठता। बांसुरी वाले के वक्त है, एक को अपना मान लिए काफ़ी है, बाकी किसी को देखना पसंद नहीं है। वो और लड़के होंगे जो किसी से चोरी हरकत करते हैं, हमारे लिए हमारी मैडम जी बहुत है। कन्हैया की बात सुनकर रिद्धि ने झेंपते हुए कहा, तुम्हारी मैडम जी? तो कन्हैया ने कहा, जी हाँ, हमारी मैडम जी, जिन्हें हम बहुत चाहते हैं। उनकी जगह दुनिया की कोई भी लड़की नहीं ले सकती। अब रिद्धि ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा इतनी सुंदर है क्या? तभी कन्हैया ने खोए हुए अंदाज में कहा, सुंदर बोल के इंसल्ट मत करो हमारी मैडम जी की। अरे वो तो ऐसी है कि पूछो मत, जब पलकें उठाती है तो सवेरा होता होगा, जब पलकें झुकाती होगी तो दिन ढलता होगा। समंदर से भी गहरी आंखें होगी, गुलाब की पंखुड़ियों से होठ, नागिन से लहराते बाल। उफ, क्या तारीफ करूं उनकी, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होगी वो। तो रिद्धि ने सोचते हुए कहा, मतलब होगी क्या? तभी कन्हैया बोला, है इसी दुनिया में है, मेरे दिल में है, मेरी आंखों में है। अब रिद्धि ने कहा, तुम पागल हो गए हो, अगर यहाँ रुकी ना तो मैं भी खो जाऊंगी, और जाने लगी। तभी कन्हैया ने रिद्धि को छेड़ते हुए कहा, हमारी मैडम जी की तारीफ सुनी नहीं जा रही ना आपसे? रिद्धि पलटी और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, ओ हेलो, तुम्हारी मैडम जी है क्या मेरे सामने? हाँ। तो कन्हैया ने शांत भाव से कहा, जैसे भी है, पर आप जैसी तो बिल्कुल नहीं होगी, नकचढ़ी। हाँ, तुम्हें तो मैं। रिद्धि ने गुस्से से कन्हैया को देखते हुए कहा। अब कन्हैया मुस्कुराते हुए बोला, क्या हमें थैंक यू बोलने का मन कर रहा है तो बोल दो ना। तभी रिद्धि ने झुंझलाते हुए कहा, थैंक यू माय फुट, तुम बिना सोच में एक टॉर्चर हो। पता नहीं तुम्हारी वो मैडम जी कैसे झेलती होगी तुम्हें। आई विश कि वो तुम्हें कभी ना मिले। रिद्धि की बात सुनकर कन्हैया उदास हो गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा। रिद्धि जैसे ही जाने लगी, अचानक से लाइट चली गई। तो रिद्धि ने परेशान होकर कहा, इस लाइट को अभी जाना था क्या? कन्हैया ने जेब से फोन निकाला और उसकी टॉर्च जलाते हुए कहा, इस दुनिया में ऐसा कुछ है जिससे तुम्हें शिकायत ना हो। कन्हैया की बात सुनकर रिद्धि को एहसास हुआ कि आजकल वह छोटी छोटी बातों पर बहुत ओवर रिएक्ट करने लगी है। 27 साल की मेच्योर लड़की ऐसी बात करें तो अजीब ही लगती है। रिद्धि को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से खड़ी कन्हैया को देखती रही। रिद्धि को देखकर कन्हैया कहने लगा, जानती हो, जिंदगी के ये पल एक बार जाए तो दोबारा लौट कर कभी नहीं आते। तुमसे पहली बार मिलकर लगा जैसे तुम्हें पहले से जानता हूँ, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा परेशान किया, पर तुमने तो बिना कुछ जाने ही कह दिया कि वो मुझे कभी ना मिले। आपने शायद कभी किसी से प्यार नहीं किया ना, इसलिए आपको नहीं पता, पर मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मुझे कभी ना भी मिली तो उनके ना मिलने का अफसोस नहीं रहेगा। जानती है क्यों? क्योंकि मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ कि सारी जिंदगी उन्हें अपनी यादों में रखकर गुजार लूंगा। कन्हैया की उदासी देखकर रिद्धि को एहसास हुआ कि उनसे अनजाने में बहुत गलत बात कह दी। लाइट आते ही रिद्धि बिना कुछ कहे वहां से चली गई और अपने कमरे में आ गई। उधर कन्हैया का मन फिर से उदासी में गिर गया। वह आकर बेड पर बैठ गया और एक बार फिर अपने दिल को समझाने लगा। कुछ देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया तो कन्हैया ने वहीं बैठे बैठे आवाज दी, खुला है, अंदर आ जाओ। तभी वेटर ने आकर कहा, सर यो कॉफी। कन्हैया ने देखा सामने ट्रे लिए वेटर खड़ा है, लेकिन उसने तो कोई कॉफी ऑर्डर नहीं की थी। वह कुछ बोलता इससे पहले ही वेटर उसके साइड में ट्रे रखकर चला गया। कन्हैया ने देखा ट्रे में कॉफी के कप के साथ साथ एक चिट भी रखी हुई है।
कन्हैया ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। अनजाने में आपसे जो कहा उसके लिए दिल से माफ़ी चाहते हैं। दुआ करेंगे आपकी आपकी मैडम जी जल्दी से मिल जाए। हमने बहुत कड़वी बातें कही ना, इसलिए को मीठी कॉफ़ी भिजवाई है। इसे पीकर उन कड़वी बातों को भूल जाइएगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी नकचड़ी पड़ोसन। रूम नंबर 207। तभी कन्हैया मुस्कुरा उठा और चिट रखकर कॉफ़ी पीने लगा। कॉफ़ी में घुली मिठास ने कन्हैया के चेहरे पर एक बार फिर सुकून के भाव ला दिए। कॉफ़ी पीकर उसने टीवी ऑन किया और देखने लगा। रात का खाना उसने अपने कमरे में ही मंगवा लिया और टीवी देखते हुए खाने लगा। दिन भर से थका हुआ था, इसलिए खाना खाने के कुछ देर बाद ही उसे नींद आ गई। सुबह कन्हैया जल्दी उठ गया और अपना बैग पैक करने लगा। 5 बजे उसकी उदयपुर के लिए बस जो थी। दूसरी ओर रिद्धि भी जल्दी उठ चुकी थी। उसने टाइम टेबल चेक किया तो उदयपुर के लिए पहली बस 5 बजे की थी। रिद्धि को अब जल्द से जल्द उदयपुर पहुंचना था। उसने अपने बैग्स उठाए और होटल का बिल चुकाकर बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने ऑटो लिया और बस स्टैंड चलने को कहा। जल्दी जल्दी में उसे कन्हैया याद ही नहीं रहा। ऑटो में बैठे बैठे उसे ख्याल आया तो वह मन ही मन कहने लगी, अरे उसे तो बताना ही भूल गए कि हम जा रहे हैं। दत्त तेरे की इतनी बात हुई, लेकिन हमने उनसे उनका नाम तक नहीं पूछा और ना ही पूछा वो कहाँ से है। हम भी ना, कभी कभी हम सच में पगला हो जाते हैं। उनके बाद वो पहले शख्स है जिनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस किया हमने। ये हमारा वहम है या सच, पर कल जिस तरह से वो हमारी आंखों में देख रहे थे, एक अलग आकर्षण था उन बुरी आंखों में जो हमें ना जाने क्यों हमें उनकी तरफ खींच रहा था। नहीं, हम ये सब क्या सोच रहे हैं। हम जल्द से उदयपुर पहुंचना है ताकि उनसे मिल सके। तभी रिद्धि के निकलने के कुछ देर बाद कन्हैया भी वहां से निकल गया और बस स्टैंड पहुंचा। उसने उदयपुर के लिए टिकट कंफर्म की और जाकर बस में बैठ गया। यहाँ भी उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी खिड़की वाली सीट मिल गई। सीट पर बैठा वह उदास नजरों से बाहर देखने लगा। अपनी मैडम जी से ना मिल पाने का जो दर्द था वह इस वक्त वही समझ सकता था। उसने सर सीट से लगाया और बाहर देखने लगा। बस के वहां से निकलने में अभी वक्त था। बस के बगल में एक दूसरी बस खड़ी थी। वो बस भी दूसरे रास्ते से उदयपुर जाने वाली थी। रिद्धि उसी बस में खिड़की वाली सीट की ओर बैठी थी। उसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था जिसका दुपट्टा भी सफेद ही था। रिद्धि खामोश बैठी उदास आंखों से बाहर देख रही थी। कुछ देर बाद एक फकीर 2 लड़कों के साथ हरे रंग का झोला लेकर आया। उसे मन्नत का झोला कहते हैं। जैसे ही वह रिद्धि के पास आया उसने रिद्धि की तरफ देखते हुए कहा, जा, तुझे तेरे बिछड़े हुए मिल जाएंगे। रिद्धि ने सुना तो उसके चेहरे पर सुकून लौट आया। उसने झोले की तरफ देख के मन ही मन में मन्नत मांगी। फकीर वहां से हटकर दूसरी बस की ओर चला गया। एक एक करके सबको दुआएं देता वह आगे बढ़ने लगा। जैसे ही कन्हैया के पास आया उसके चेहरे को देखने लगा। जो बेचैनी कन्हैया की आंखों में थी वही बेचैनी वह आदमी रिद्धि की आंखों में देकर आया था। उसने कन्हैया को दुआ दी और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दोनों बस साथ साथ विपरीत दिशाओं में बढ़ गई। जैसे ही बस चली हवा से रिद्धि का दुपट्टा उड़कर दूसरी बस की खिड़की पर बैठे कन्हैया के चेहरे से जा लगा। तभी रिद्धि कुछ कर पाती उससे पहले बस तेजी से वहां से निकल गई तो कन्हैया ने चेहरे पर आए दुपट्टे को हटाकर देखा। सफेद दुपट्टा जिसमें से आती महक जानी पहचानी सी लग रही थी। कन्हैया ने उसे अपनी गोद में रख लिया और फिर अपनी आंखें मूंद ली। बस अपनी तेजी से चल पड़ी। एक सफर के दो अलग अलग रास्तों से होकर जा रहे थे, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी। मिलना तो दोनों को था, फिर क्यों ना वही उदयपुर के कृष्ण मंदिर पर मिलते। शाम 7 बजे बस उदयपुर बस स्टैंड पहुंची। रिद्धि ने अपना बैग उठाया और नीचे उतर आई। उसने रिक्शा वाले से कृष्ण मंदिर को चलने को कहा जहां वह आखिरी बार अपने दिल के प्रेमी से मिली थी। दूसरी तरफ कन्हैया बस से उतर कर आया। उसने दुपट्टा अपने बैग में रख लिया और घर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया, क्योंकि अब कृष्ण भगवान की आरती का समय हो गया है। क्यों वह पहले मंदिर चला जाए, बाद में सीधे घर चले जाएंगे। कन्हैया ने सोचा और यकायक ही उसने कदम कृष्ण मंदिर की ओर बढ़ गए। दोनों एक ही जगह जा रहे थे। रिद्धि ने अपना सामान मंदिर के पास ही की एक धर्मशाला में रखा और खुद सीढ़ियां उतरकर पिचोला घाट किनारे आकर खड़ी हो गई और सोचने लगी। उन्होंने कहा था उदयपुर उनका घर है, इसके किसी ना किसी घाट पर मिल जाएंगे, तो क्यों ना शुरुआत यहीं से की जाए। रिद्धि ने मन ही मन कहा और आंखें बंद करके हाथ जोड़कर बांसुरी वाले की आरती में ध्यान लगाने लगी।
उधर अपना बेग कन्हैया ने एक बच्चे को देकर घर पहुंचाने को कहा और खुद घाट पर आ गया। रिद्धि से वह बहुत दूर घाट की सीढ़ियों पर उस पार खड़ा था। दोनों एक दूसरे से विपरीत ही खड़े थे। आरती के बाद रिद्धि वहीं सीढ़ियों पर बैठकर घाट के पानी को निहारने लगी। कितने सालों बाद उसके दिल में कोई बेचैनी, कोई तकलीफ नहीं थी, एक सुकून था। कन्हैया जो कि आरती के बाद घर जाने वाला था, ना जाने क्यों वह भी घाट की उन्हीं सीढ़ियों पर बैठ गया और उदास आंखों से घाट के पानी को निहारने लगा। धीरे धीरे घाट से भीड़ छटने लगी। रात के तीसरे पहर तक वे दोनों बैठे रहे। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। ना जाने कैसा सुकून था घाट के उस पानी में। कई दोनों अपनी नजरें नहीं हटा पाए। बैठे बैठे कब वक्त गुजर गया रिद्धि को पता ही नहीं चला। वह जाने के लिए उठी और सीढ़ियां चढ़ती हुई जाने लगी। दूसरी तरफ कन्हैया भी उठा और जाने लगा। एक मोड़ ऐसा आया कि दोनों एक दूसरे के सामने थे। कन्हैया को अपने सामने देखकर रिद्धि हैरान हो गई। वह जैसे ही पीछे हटी उसका पैर फिसला। वह जैसे ही गिरने वाली थी, कन्हैया ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। एक बार फिर रिद्धि उसकी आंखों में डूब गई। सुबह के 5 बज रहे थे। बांसुरी वाले के मंदिर में एक बार फिर अर्चना शुरू हो चुकी। मंदिर का वो शंखनाद उन दोनों के मिलने की पवित्र गवाही दे रहा था। उदयपुर की वो सुबह बहुत खूबसूरत थी जब 14 साल बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने थे। उदयपुर के उसी घाट पर जहाँ कभी बिछड़े थे। ऊपर कृष्ण भगवान के मंदिर में होता शंखनाद दोनों के पवित्र मिलन की पुष्टि कर रहा था। कन्हैया रिद्धि को अपनी बाहों में थामे एकटक देखे जा रहा था। पहली बार वो किसी लड़की के इतना करीब था, लेकिन मन बिल्कुल शांत और धड़कने एक लय में थी। कन्हैया को वहां देखकर रिद्धि भी हैरान थी। तभी कन्हैया की तंद्रा टूटी तो उसने रिद्धि को छोड़ दिया। रिद्धि अब भी हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। एक दूसरे के सामने होकर भी दोनों एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाए। अब कन्हैया ने बात की शुरुआत करते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रही हो? तभी रिद्धि ने सामने सवाल किया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कन्हैया ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, हम तो यहीं रहते हैं उदयपुर में। अब आप ये मत कहने लगना कि हम आपका पीछा कर रहे हैं। तो रिद्धि मुस्कुराने लगी और कहा, नहीं, इस बार हम ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि शुक्रिया, आपने हमें गिरने से बचाया। तो कन्हैया अपना सवाल दोहराते हुए बोला, इसमें शुक्रिया कैसा? पर आप यहाँ? तभी रिद्धि ने घाट के पानी को निहारते हुए कहा, जी किसी खास काम से आए हैं। अब कन्हैया ने मंदिर की ओर देखते हुए कहा, आप जिस भी काम से आई हैं, बांसुरी वाला जल्दी से आपके उस काम को पूरा कर दे। तो रिद्धि कन्हैया के चेहरे की ओर देखते हुए बोली, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। तो कन्हैया ने कहा, हमारा नाम कन्हैया है, कन्हैया गुप्ता, यहीं रहते हैं पास में। आप कहाँ से? अब रिद्धि ने कन्हैया की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, हमारा नाम रिद्धि बंसल है, हम बेंगलुरु से आए हैं। तभी कन्हैया ने कहा, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। वो अजमेर में जो कुछ भी हुआ उसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाइएगा। तभी रिद्धि मुस्कुरा कर बोली, वो तो हम कब का भूल चुके हैं। अब कन्हैया रिद्धि फिर से बात दोहराते हुए बोला, आप बहुत अच्छी है, हम दुआ करेंगे आप जिस काम के लिए आई हैं वो जल्दी ही पूरा हो जाए। वैसे कहाँ रुकी हैं आप? तो रिद्धि ने कहा, क्यों पूछ रहे हैं? अब कन्हैया मुस्कुराते हुए बोला, कभी आपसे झगड़ने का मन हुआ तो आ जाया करेंगे। अब रिद्धि हंसने लगी और कहा, अरे हम नहीं करते झगड़ा, पता नहीं आपसे इतनी बहस क्यों हो गई हमारी। अब कन्हैया ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन उदयपुर आई है, आप यहाँ किसी न किसी गली घाट पर मिल ही जाएगी हम आपको। कन्हैया की बात सुनकर रिद्धि को एक पल के लिए लगा जैसे ये ही उसके दिल का प्रेमी है। वह उसकी आंखों में देखते हुए सोचने लगी, नहीं, अगर ये होते तो अब तक मुझे पहचान लिया होता, ये वो नहीं हो सकते। अब कन्हैया ने पूछा, अरे कहाँ खो गई आप? तभी रिद्धि ने कहा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। अब कन्हैया ने मंदिर की ओर देखते हुए कहा, जाने से पहले आप बांसुरी वाले के मंदिर चलकर जोत देख लीजिए। सुबह की शुरुआत उनकी जोत से करेंगे तो आपका दिन अच्छा गुजरेगा। तो रिद्धि बोली, हम नहाकर आते हैं, कुछ समय बाद आपसे यहीं मिलेंगे, इंतजार कीजिएगा। कहकर रिद्धि वहां से चली गई। कन्हैया को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। वह वापस पीछे गया और वहीं घाट में छलांग लगा दी। नहाने के बाद वापस आया और खुद को सुखाते हुए रिद्धि का इंतजार करने लगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था वह ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ देर बाद रिद्धि वहां आ गई। कन्हैया ने देखा तो बस देखता ही रह गया। गहरे हरे रंग का सूट, उस पर लाल दुपट्टा, कानों में झुमके, खुले गिले बाल जिनसे अभी भी पानी टपक रहा था। रिद्धि कन्हैया के सामने आई और कहा, चले? सीढ़ियां चढ़ते हुए दोनों खामोशी से मंदिर पहुंचे। पुजारी कन्हैया को जानता था, इसलिए उसे देखते ही कहा,
अरे देता, कहाँ गायब थे 2 दिन से? बांसुरी वाले नाराज है तुमसे, सुबह क्यों नहीं आए? कन्हैया ने कहा। अरे पंडित जी, गए थे किसी जरूरी काम से बाहर, पर ये उदयपुर है ना, ये हमको कहीं जाने नहीं देता, वापस खींच लाता है अपने पास। रही बात बांसुरी वाले की, तो वो ज्यादा देर नाराज नहीं रहते हमसे, हम मना लेंगे उन्हें। लाइए अब जल्दी से जोत के दर्शन करवा दीजिए, ताकि घर की राह ले, वरना आई पूरे उदयपुर को सर पर उठा लेगी। अब पंडित जी ने जोत की थाली उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मतलब कल रात फिर तुम घाट पर ही थे? तभी कन्हैया ने जोत ली और फिर रिद्धि से जोत लेने का इशारा करते हुए पंडित जी से कहा, हाँ पंडित जी, यहीं थे हम। अब अगर आई आपसे पूछे तो आप मना कर देना। अब पंडित जी ने प्यार से आंखें दिखाते हुए कहा, तुमरे कहने का मतलब है झूठ कह दें उनसे? तभी कन्हैया ने थाली से प्रसाद का टुकड़ा उठाते हुए कहा, ये झूठ थोड़ी है पंडित जी। अब पंडित जी ने फुसफुसाते हुए कन्हैया के नजदीक आकर कहा, अच्छा ठीक है, नहीं कहेंगे, पर ये आपके साथ में कौन है? कहीं आपकी मैडम जी तो नहीं, जिन्हें तुम ढूंढ रहे थे? उस वक्त रिद्धि का ध्यान मंदिर परिसर में लगी मूर्तियों और तस्वीर पर था। रिद्धि ने पंडित जी की बात नहीं सुनी। तभी कन्हैया ने भी फुसफुसाते हुए कहा, धीरे बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? कहीं उन्होंने सुन लिया तो? अरे ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, इनका नाम रिद्धि जी है, ये बेंगलुरु से आई है किसी काम से। तो पंडित जी बोले, माफ करना, हमें मालूम नहीं था, तुम्हारे साथ देखा तो लगा कि वो ही होगी। वैसे तुम गए थे ना बाहर, क्या हुआ, तुम्हारी मैडम जी मिली तुम्हें? तभी कन्हैया ने उदास होकर कहा, नहीं ना, कहाँ मिली, वो भी लुका छुपी खेलने में लगी है हमसे। अब पंडित जी खुशी से भरकर बोले, तो फिर मैं अपनी छोटी बेटी से तुम्हारे रिश्ते चलाऊं? तभी कन्हैया ने चिढ़ते हुए कहा, जी इस उम्र में मुझसे पिटते अच्छे लगेंगे आप? कभी कभी तो लगता है आप ही सनी है मेरी कुंडली में, जो मुझे उनसे मिलने नहीं दे रहे। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जाकर परिक्रमा कर लो, पंडित जी ने कहा और वहां से चले गए। रिद्धि कन्हैया की बगल में आई और कहा, क्या कह रहे थे वो? तो कन्हैया बोला, वो अरे वो उनका और हमारा बहुत पुराना हिसाब है, आप बांसुरी वाले के दर्शन कीजिए। कहकर कन्हैया ने सामने बांसुरी वाले की मूर्ति को देखते हुए हाथ जोड़ लिए और आंख मूंद कर कहने लगा, हे बांसुरी वाले, अब तुम ही हो जो हमें हमारी मैडम जी से मिला सकते हो। हम कसम खाते हैं, रोज आकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे। बस एक बार उनसे मिला दो, उन्हें देख लें तो इस बेचैन मन को तसल्ली हो जाए। पास खड़ी रिद्धि ने भी हाथ जोड़े और आंखें बंद करके मन ही मन कहने लगी, हे बांसुरी वाले, उदयपुर तो हम आ चुके हैं, अब बस उन्हें ढूंढना बाकी है। कैसे भी करके उन्हें हमारे सामने ले आइए। आज तक हमने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, हमारे मांगने से पहले ही आपने हमें सब कुछ दे दिया। बस एक बार, आखिरी बार ये एहसान कर दीजिए, उन्हें हमारे नाम कर दीजिए। ये सब सोचते हुए रिद्धि के चेहरे पर एक दर्द उभर आया। जब कन्हैया ने उसके चेहरे की ओर देखा तो बस देखता ही रह गया। गोरा रंग, सांचे में डले होठ, पतली गर्दन, कानों में झूमते झुमके, लंबे घने बाल जो कमर से नीचे जा रहे थे। रिद्धि बंद पलकों में भी बहुत खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर चेहरे से झलकते हुए दर्द पर पड़ी तो वह सोचने लगा, आखिर ऐसा कौन सा काम होगा जिसके लिए यहाँ इतनी दूर चली आई है। इनके चेहरे से झलकते दर्द को देखकर तो लगता है जैसे कुछ तो है जो इन्हें अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है, पर हमें इनसे पूछने का कोई हक भी तो नहीं है। लेकिन हम बांसुरी वाले से इनके लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। कन्हैया ने एक बार फिर से हाथ जोड़कर खुली आंखों से सामने देखते हुए मन ही मन कहा, बांसुरी वाले, हमने जो कहा वो चाहे थोड़ा देर से करेंगे तब भी हमें बुरा नहीं लगेगा। अरे हम इंतजार कर लेंगे, हमें आदत है, बस आप रिद्धि जी की प्रार्थना पहले सुन लीजिएगा। मानते हैं उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमें उन्हें दर्द में देखना अच्छा नहीं लग रहा। जो आपसे जो भी मांगे अदा कर दीजिएगा। बांसुरी वाले, आपका हम पर ये दूसरा एहसान होगा। पहला तो मैडम जी को हमारी जिंदगी में लाकर आप कर ही चुके हैं। अब रिद्धि ने कन्हैया की तरफ देखकर हैरानी से कहा, अरे इतना क्या मांग रहे हैं आप इनसे? तो कन्हैया ने कहा, क्या आपने सुन लिया? हमने उनसे जो कहा वो आपने सुन लिया क्या? तभी रिद्धि ने कहा, नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, अब कहाँ जाना है? कन्हैया ने अपने दिल पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, अच्छा हुआ इन्होंने कुछ नहीं सुना, वरना इनको लगता हम फिर से चांस मार रहे हैं। अब रिद्धि अपना दुपट्टा संभालते हुए बोली, चले? तो कन्हैया ने कहा, जी मंदिर परिसर में 2 परिपक्व गायत्री करनी है आपको। अब रिद्धि बोली, आप नहीं आएंगे? रिद्धि ने इतने प्यार से पूछा। कन्हैया ना नहीं कर पाया और कहा,
आप चलिए हम आते हैं। रिद्धि आगे बढ़ गई। अब इसे इत्तेफाक कहें या बांसुरी वाले की मर्जी, एक बार जो दोनों जुड़े तो बस जुड़ते ही जा रहे थे। रिद्धि जब कन्हैया के सामने से निकली तो उसके दुपट्टे का कोना कन्हैया के हाथ में पहने कड़े में उलझ गई। दुपट्टे के साथ साथ कन्हैया भी खींचता हुआ रिद्धि के पीछे पीछे चल पड़ा। उसने अपना हाथ जिसमें पहने कड़े में दुपट्टा टिका था अपने चेहरे के सामने किया हुआ था। रिद्धि आगे और वह अपना हाथ उठाए खोया हुआ सा पीछे पीछे चल रहा था। ये सब पहली बार हो रहा था उसके साथ। न ये सब पहले कभी हुआ था, ना ही उसने सोचा था। पर कौन जानता था ये बंधन सालों पुराना है जो सही मायनों में आज जुड़ा है। रिद्धि और कन्हैया ने दो परिप गायत्री पूरी की और मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर आकर खड़े हो गए। अब हम चलते हैं कहकर रिद्धि जाने के लिए मुड़ी तो कन्हैया भी उसके साथ साथ चल पड़ा। अब रिद्धि ने कन्हैया को अपने पीछे आता देखकर हैरानी से कहा, अरे आप हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? कन्हैया ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से अपना हाथ आगे कर दिया। रिद्धि ने देखा तो उसके कड़े से अपना दुपट्टा निकालते हुए कहा, ये कब हुआ? माफ कीजिएगा, हमें ध्यान नहीं रहा। कन्हैया ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से रिद्धि के चेहरे को देखे जा रहा था। अब रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लीजिए, हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आकर सच में हमारा मन शांत हो गया। कुछ दिन यही है आपके उदयपुर में। कन्हैया अभी भी खामोश ही था कि तभी पीछे से आते लोगों की भीड़ की वजह से रिद्धि को धक्का लगा। वह कन्हैया के अंदर आ गिरी। कन्हैया ने उसकी कमर को अपनी मजबूत हाथों से थाम रखा था। हवा की वजह से उसके बाल उड़कर उसके चेहरे पर आने लगे। काजल से सनी उसकी गहरी आंखों में। कन्हैया डूबता सा चला गया। कानों में मधुर संगीत गूंजने लगा जो दूर कहीं चाय की टपरी पर बज रहा था। जब कन्हैया ने रिद्धि की आंखों में गहराई तक देखा, ये संगीत कहीं ना कहीं से उसके कानों में गूंजने लगता। रिद्धि ने खुद को संभाला और वहां से चली गई। कन्हैया की तरह वो भी हैरान थी। आखिर की कन्हैया के इतना नजदीक आकर भी उसे अजनबी महसूस नहीं हुआ। जिस तरह से कन्हैया उसकी आंखों में देख रहा था, वह आंखें चुभन का एहसास ना देकर दिल को सुकून और आंखों को ठंडक पहुंचा रही थी। चलते चलते रिद्धि ने मुड़कर देखा, कन्हैया बूत बना अभी भी वहीं खड़ा था। रिद्धि वहां से चली गई। रिद्धि जब आंखों से ओझल हो गई तो कन्हैया की तंद्रा टूटी। वह तेजी से उतरकर नीचे आया और इधर उधर रिद्धि को देखा, लेकिन वह भीड़ में कहीं दिखाई नहीं दी। घर पर जाने के लिए कन्हैया जैसे ही मुड़ा, सामने आंखें तरेरते हुए रजत खड़ा था। अब कन्हैया को देखते ही पहला सवाल किया, कौन थी वो लड़की? अब कन्हैया अनजान बनते हुए बोला, कौन लड़की? तो रजत ने कहा, वही लड़की जिसके साथ मंदिर में चक्कर लगाए जा रहे थे। अब कन्हैया बात को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए झूठ बोलने लगा, अच्छा वो हमें क्या पता कौन थी? मंदिर में दर्शन करने के लिए इतने लोग आते जाते हैं, हम क्या सबको जानते हैं? तो रजत बोला, देखो गुरु, हम इतने भी अंधे नहीं हुए कि कुछ देख ना सके। जिस तरह से साथ थे न दोनों, हमको सब पता है। अब कन्हैया बोला, अच्छा चलो रास्ते में बताते हैं। रजत कन्हैया के साथ आकर अपनी जीप में बैठा और स्टार्ट करते हुए कहा, चलो अब शुरू हो जाओ। तो कन्हैया ने कहा, उनका नाम रिद्धि है। जब अजमेर गए थे तभी वे हमें मिली थी। तभी रजत अचानक ब्रेक लगाकर कन्हैया की तरफ देखते उछल पड़ा और बोला, मतलब तुम्हारी मैडम जी? तो कन्हैया ने कहा, तुम ना यार मरवाओगे हमें किसी दिन, हमारी मैडम जी से तो हम मिल ही नहीं पाए। इतना कहकर कन्हैया ने सारी बातें रजत को बता दी। तो रजत ने कहा, मतलब तुम उनसे मिल नहीं पाए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। भैया ये काम करो, संन्यास लेकर पहाड़ी पर चले जाओ। साला तुम्हारे चक्कर में हमको भी कोई लड़की देने को तैयार नहीं है। लगता है इस जन्म में तो, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ, सिंगल ही मरेंगे। अब कन्हैया बोला, तुमको मजाक सूझ रहा है? अरे यहाँ हम परेशान हैं और तुम। तभी रजत ने कहा, तो क्या हम तुम्हारे साथ मिलकर मातम मनाएं? देखो भैया ऐसा है, वो तो तुमको मिलने से रही और तुम अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। वो अभी क्या नाम बताया था तुमने? रिद्धि जी। हाँ रिद्धि जी, उनको इम्प्रेस करो और शादी के लिए मना लो। तुम्हारा घर बसे तो हमारे दिल को भी थोड़ी तसल्ली मिले। साला हमारी जिंदगी में तो पिछले 10 सालों से सूखा ही पड़ा है। अब कन्हैया बोला, रजत, वो भी हमसे उतना ही प्यार करती है जितना हम उनसे। हमसे मिलने के लिए वो भी उतना ही बेताब है जितना हम। सालों का ये इंतज़ार सिर्फ हमने ही नहीं किया बल्कि उन्होंने भी किया है। आंखें अगर यहाँ नम हुई है तो आंसू वहाँ भी बहे हैं। अब तक मैं नहीं जानता था कि वो हमसे प्यार करती है नहीं, पर उस शाम जब उन्होंने हजारों लोगों के सामने हमसे मोहब्बत करने का और ज़िंदगी भर करते रहने की बात कही, तो उसी पल में हमेशा के लिए उनका हो गया।
उनकी मोहब्बत को इस तरह से ज़ाया नहीं होने दे सकता। हम ज़रूर मिलेंगे, वो इसी उदयपुर में मिलेंगे, इसी घाट पर मिलेंगे। हाँ, थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है, पर हम मिलेंगे ज़रूर। भले ही हम उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन उनकी आवाज़ में जो दर्द था वो महसूस करके आए हैं हम। तभी रजत बोला, सॉरी यार, कुछ ज़्यादा ही बोल गए हम। तुम्हारा प्यार सच्चा है। ऐसे बहुत कम आशिक होते हैं इस दुनिया में जो इस कदर इंतज़ार करते हैं और शिकायत भी नहीं करते। पर एक बात खटक रही है हमको। तो कन्हैया ने कहा, वो क्या? तभी रजत बोला, वो ये कि एक दूसरे के इतना पास होकर भी तुम दोनों मिल क्यों नहीं पाए? काहे बांसुरी वाले तुम्हारे प्यार की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं? अब कन्हैया ने कहा, ताकि उदयपुर के घाट पर बिछड़ी मोहब्बत फिर से उदयपुर के घाट पर मिल सके। तभी रजत बोला, ओ तेरी मतलब, मेरे दिमाग में तो यह बात आई नहीं थी। सही बात कही है बिल्कुल तुमने। तो कन्हैया ने कहा, अच्छा अब जल्दी से घर चलो, आई राह देख रही होगी। अब रजत बोला, राह नहीं, जूतों से स्वागत होने वाला है तुम्हारा। तभी कन्हैया ने कहा, वो क्यों? तो रजत बोला, कल रात फिर घर से गायब थे तुम, इसलिए। अब कन्हैया ने सिर सीट से लगाते हुए बोला, कोई ना यार, तू संभाल लेना, आखिर दोस्त है मेरा। तो आखिर गाइस, अब क्या सच में कन्हैया के घर पर बैंड बजने वाली है और रिद्धि आज रात को कहाँ रुकेगी? क्या वह दोनों एक दूसरे को पहचान पाएंगे या फिर भी अनजान ही बनकर मिलेंगे? अगर पहचान भी गए तो क्या रिद्धि कन्हैया से सच में शादी करेगी? ये सब जानेंगे चौथे पार्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लेना, ताकि कहानी आते ही आपको पता चल जाए। चौथा पार्ट कल आएगा 11 बजे।